अटल बिहारी वाजपेयी की एक और ख़ास बात बताऊं, इनके पिताजी रिटायर हो गए, वो इंस्पेक्टर थे, तो ये कॉलेज में पढ़ते थे। तो इनके पिता ने कहा मैं भी घर बैठा क्या करता हूँ, मैं भी पढ़ लेता हूँ। इनके पिताजी और ये दोनों एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे। सर, जो स्वामी दयानंद जी की, सरस्वती जी की जो फोटो आज तो मैं खैर पहली बार देख रहा हूँ, ये एक्चुअल फोटो है सर ये? हाँ जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। जो बड़े समाज सुधारक और क्रांतिकारी सन्यासी हुए। संन्यास कौन सी उम्र में उन्होंने लिया? लगभग 35 साल के बाद उन्होंने सन्यास लिया। स्वामी दयानंद गुजराती थे, गुजरात की भाषा उन्हें ज़्यादा आती थी। संस्कृत का उन्होंने अध्ययन किया तो संस्कृत में भाषण देते थे। हमारी जो सबसे पहली डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी बनी 1887 में, ये उस समय की फ़ोटो है। जो सबसे पहले शहीद हुए जी, ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे। तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो उनके लिए है जो पीएचडी करे हैं, जिन्होंने अलग अलग थीसिस पर काम करना पड़ा है, और ये वीडियो उनके लिए भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और मेरे लिए बड़ी अच्छी वीडियो, क्योंकि मैंने तो बहुत सारी जानकारियाँ एकत्रित करनी वो है खुद की जगह बढ़ाने खातर। पूरे इंडिया में आज तक बहुत सारे संत महात्मा पैदा हुए हैं और जिनकी बहुत सारी जानकारी आपके पास है भी, लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं किन्हीं को संत महात्मा अगर मानूं कि भाई देश में सबसे शानदार आप व्यक्तित्व तो उसी व्यक्ति का था, तो वो व्यक्ति के बारे में आज हम जानकारी लेना है। उनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो आज डीएवी स्कूल जींद के अंदर, हाँ, और उनकी ऐसी ऐसी जानकारी आप तो देवांगे जो आप खुद हैरान रह जाओगे। आदमी सोचे यार आज तक उनकी फ़ोटो देखते आए हैं, लेकिन फ़ोटो भी आपने एक्चुअल नहीं देखी होंगी। तो हमारे साथ डीएवी स्कूल के डायरेक्टर, हमारे प्रिंसिपल सर्वे सर्वा भाई श्री डीडी विद्यार्थी जी हैं, तो आज उनसे हम बात कर ले रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। जी जी सर, जो स्वामी दयानंद जी की, सरस्वती जी की जो फोटो आज तो मैं खैर पहली बार देख रहा हूँ, ये एक्चुअल फोटो है सर ये? हाँ जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जो जो बड़े समाज सुधारक और क्रांतिकारी सन्यासी हुए, उन पर बहुत सारी रिसर्च भी हुई हैं, लेकिन विशेष रूप से क्योंकि उस ज़माने में इतने कैमरे तो नहीं थे, जी जी, उनके जो चित्र हैं वो बड़े दुर्लभ चित्र हैं, मिलते नहीं। लेकिन हमने ये कुछ चित्र प्राप्त किए हैं, तो ये चित्र जो उनके वास्तविक चित्र हैं, एक चित्र उनका जो आमतौर पर लोकप्रिय है वो ये चित्र मिलता है तकरीबन। इसमें भी थोड़ी सी फिनिशिंग करके कर देते हैं। हाँ, फिनिशिंग वगैरह करके, क्योंकि स्वामी दयानंद ने जब सन्यास ग्रहण किया तो उस समय उन्होंने ये फ़ोटो सन्यास की अवस्था में जब वस्त्र पहनने शुरू किए तब ये थी। सबसे प्रारंभ में जब स्वामी दयानंद थे वो प्रचार करते थे तो वो मात्र कॉपीन धारण करते थे। ये फ़ोटो उनकी उस समय की है और इस तरह की। उनकी उम्र क्या होगी जब इस तरीके से रहे? संन्यास कौन सी उम्र में उन्होंने लिया? लगभग 35 साल के बाद उन्होंने संन्यास लिया। ओके। और लगभग 24 वर्ष तक उन्होंने काम किया। घर तो उन्होंने बड़ी जल्दी 12 वर्ष की अवस्था में छोड़ दिया था और उसके बाद वो जगह जगह घूमते रहे, कभी स्वामी पूर्णानंद जी के पास, जैसे जो साधु उस समय थे जहाँ जहाँ पर भी, क्योंकि उनके मन में ये आया था कि सत्य की खोज करनी है। जो उन्हें ज्ञान हुआ था शिवरात्रि के दिन, जब शिव मंदिर में उन्होंने एक चूहे को शिवलिंग पर चढ़ते देखा तो उनके मन में ये था कि फिर ये इतना कमज़ोर शिव नहीं हो सकता कि चूहे उस पर उछल कूद करें, असली शिव कौन है। तो उसकी खोज में वो बाहर निकले कि असली शिव और सत्य क्या है, ये जानने के लिए जगह जगह अलग अलग मठों में गए, अलग अलग साधुओं से मिले। फिर अंत में जा कर के वो स्वामी विरजानंद जी से मिले और स्वामी विरजानंद जी ने उन्हें फिर दीक्षा दी और उनके ये समझ आया कि वेद ही सत्य ज्ञान की पुस्तक है। और स्वामी दयानंद जी ने जब विरजानंद जी को दक्षिणा भेंट करनी चाहिए लोंग के रूप में, तो स्वामी विरजानंद जी ने कहा था कि मुझे ये दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे तो आपका जीवन चाहिए, वो जीवन आप वेद प्रचार में लगाओ।
क्योंकि वेद ही सत्य ज्ञान की पुस्तक है। तो फिर स्वामी दयानंद ने संकल्प किया और अपना पूरा जीवन उन्होंने फिर वेदों के लिए, वेद प्रचार के लिए लगाया। आरंभ में स्वामी दयानंद वस्त्र नहीं पहनते थे। अच्छा जी। हाँ, ये फ़ोटो है, कौपीन धारण करते थे, जैसे ये फ़ोटो है जी। जब वो बंगाल में गए, वहाँ ब्रह्म समाज के नेताओं से मिले, तो ब्रह्म समाज के नेताओं ने उनसे दो बातें कही। एक तो ये बात कही कि स्वामी जी आप वस्त्र धारण किया करें, उससे आपका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा पड़ेगा, लोगों पर प्रभाव। स्वामी दयानंद गुजराती थे, गुजरात की भाषा उन्हें ज़्यादा आती थी। संस्कृत का उन्होंने अध्ययन किया तो संस्कृत में भाषण देते थे। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जी संस्कृत में जो आप प्रवचन देते हैं ये बहुत से लोगों के समझ नहीं आता है, आप लोगों की जो भाषा है हिंदी, उसमें प्रवचन करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्वामी दयानंद ने दोनों सुझाव तुरंत मान लिए। उन्होंने गुजराती होते हुए हिंदी सीखी और हिंदी में फिर उसके बाद उन्होंने हिंदी और संस्कृत में ही सारा प्रचार किया। तो और वस्त्र पहनने भी उसके बाद उन्होंने आरंभ किए। तो ये विभिन्न फ़ोटो उनकी इस तरह से ओरिजिनल जो हमें स्वामी ओमानंद जी के संग्रहालय से प्राप्त हुई, तो वो यहाँ पर हमने प्रस्तुत किए हैं। जी, आप थोड़ा सा और पूछ सकते हैं। ये जो स्वामी दयानंद के समय में जी, जो उनके सहयोगी की भूमिका में लोग रहे, ये उनके चित्र हैं। जैसे ये पहला चित्र है राजा जय किशन दास जी, जो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद जी ने लिखा, जिसमें लगभग मतलब फिर वेद पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं रहती, उन्होंने एक तरह से सारा ज्ञान उसमें ला के रख दिया। उसके ये पब्लिशर थे, उसके प्रकाशन का काम इन्होंने करवाया था। तो इसी तरह जो राजा सज्जन सिंह थे उदयपुर में, जब दूसरी बार सत्यार्थ प्रकाश छपा, उसकी भूमिका इन्होंने लिखी थी। स्वामी दयानंद ने दो जगह विशेष रूप से चुनी। एक तो जो हिंदू पंडित थे, काशी में रहते थे, कि इनको समझाया जाए। बार बार वहाँ शास्त्रार्थ करने के लिए गए, अपमान सहकर भी वहाँ पर गए। उन्हें ये था कि अगर ये पंडित सारे समझ जाएं और वेद का प्रचार करने लगे तो हिंदू मात्र का कल्याण हो जाएगा। दूसरा राजा, कि जो राजा हैं, अगर राजा वैदिक धर्मी हो जाएं, जो उस समय अनेक उसमें उलझे हुए थे अंधविश्वास और पाखंड में, तो उन्होंने राजाओं को चुना और विशेष रूप से राजस्थान के राजाओं को। और वहाँ पर उन्होंने सीधा, क्योंकि स्वामी दयानंद की जो कार्यशैली थी वो सीधा बात को घुमा फिरा के करने की नहीं थी, कोई डिप्लोमेसी नहीं थी, वो सीधा प्रहार करते थे और कुल्हाड़े की तरह प्रहार करते थे, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, जिससे उनके बहुत सारे दुश्मन भी थे। तो राजस्थान में वो राजाओं के सानिध्य में वहाँ पर रहे और वहाँ राजाओं ने, बहुत से राजाओं ने उनकी सहयोग भी। हाँ, तो ये उस समय के हैं। ऐसे ही ये सत्यार्थ मुंशी समर्थन दास जी, जिन्होंने उसे प्रिंट करवाया, ये वो लोग थे जिन्होंने स्वामी दयानंद की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। और एक और स्वामी दयानंद ने उस समय खोज की, ये हैं बस्ती राम जी, पंडित बस्ती राम जी। ये एक प्रचारक थे, भजनी थे, भजन गाया करते थे। तो स्वामी दयानंद को मिले और स्वामी दयानंद ने के सामने इन्होंने एक भजन गाया। वो शायद स्वामी दयानंद की स्तुति में ही गाया था। तो स्वामी दयानंद ने कहा कि आप हो तो हीरे, लेकिन कीचड़ में पड़े हुए हो और अपना सारा जीवन आप ऐसे ही गंवा दोगे, तो सही जो है ईश्वर है, ईश्वर की स्तुति गान करें और वेद का प्रचार करें। तो सबसे पहले प्रचारक के रूप में जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद ये भजनियों की परंपरा चली, फिर तो भजन मंडलियाँ आती गई और प्रचार करते रहे। और आर्य समाज का मुख्यतः प्रचार इन भजन मंडलियों के द्वारा हुआ, जो आम आदमी तक, गांव-गांव तक हुआ। तो ये विशेष बात है उस समय की, क्योंकि आज जैसा मीडिया तो नहीं था, लेकिन मीडिया से ज़्यादा काम उस समय इन भजन मंडलियों ने किया। और विशेष बात यह कि भजन मंडलियाँ वेद पढ़ी हुई नहीं थी, ये वेद का प्रचार तो करती थी,
लेकिन स्वामी दयानंद से इतने प्रभावित थे और उनके अनुयायियों से कि इन्होंने पूरे उत्तर भारत में एक तरह से एक ज़बरदस्त ऐसी लहर चलाई कि गांव गांव तक आर्य समाज पहुंचा दिया। आज भी आप देखें तो हर गांव में आर्य समाज दिखाई देगा आपको। ये एक और विशेष बात हरियाणा के लिए गौरव की बात कहेंगे। हरियाणा में एक ही जगह है जहां स्वामी दयानंद आए, वो है रिवाड़ी में। बाकी यूँ तो 1-2 घंटे के लिए पानीपत भी वो रुके, तो आते जाते हुए और कोई दूसरा स्थान नहीं। अम्बाला रेलवे स्टेशन पर भी रुके, लेकिन वो इतना ही था जब तक ट्रेन खड़ी है तब तक के लिए। लेकिन रिवाड़ी में वो 13 दिन रुके और उन्होंने वहाँ बाकायदा प्रवचन भी दिए। और वहाँ के जो राजा थे, राजा राव युधिष्ठिर सिंह, उनसे उन्होंने संपर्क किया और ये उनकी विचारधारा से इतने प्रभावित हुए कि आप कह सकते विश्व की पहली गौशाला रिवाड़ी में स्थापित की और उसके आधारशिला स्वामी दयानंद के कर कमलों द्वारा। विश्व की पहली गौशाला, आप उसे विश्व की पहली कह सकते हैं, क्योंकि उससे पहले कोई गौशाला का ऐसा विधान जो नहीं दिखाई देता। तो वो गौशाला आज भी है रिवाड़ी में वो गौशाला आज भी है। तो वहाँ इनके प्रवचन हुए। वो एकमात्र स्थान है जहाँ पर स्वामी दयानंद रुके और रहे और सीधा लोगों से बातचीत की। ये राय बहादुर मूलराज जी हैं, जो आर्य समाज लाहौर में स्वामी दयानंद जी ने बनाया। पहला इधर का आर्य समाज, पहला आर्य समाज तो बम्बई में बना, लेकिन ये लाहौर में बना। ये उसके पहले प्रधान थे, ये वकील थे और यूँ माना जाता कि लाहौर में सबसे इंटेलिजेंट लोगों में इनकी गिनती होती थी। तो ये स्वामी दयानंद के शिष्य बने और वहाँ पर आर्य समाज के प्रचार प्रसार में ये पहले प्रधान थे। और ये लाला साईंदास जी थे। ये ऐसे शख्स थे गवर्नमेंट में सर्विस करते थे। ये पहले मंत्री थे, आर्य समाज के पहले मंत्री बने। और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लाला लाजपत राय को आर्य समाज में लाने का काम किया और महात्मा हंसराज को, गुरुदत्त विद्यार्थी को प्रेरित करने वाले यही शख्स हैं। और इनके बारे में माना जाता है कि जब लंच टाइम होता था, ये लंच टाइम में कॉलेज में जाते थे, गवर्नमेंट कॉलेज में, और नौजवानों से संपर्क करते थे। उसी कड़ी में इन्होंने लाला लाजपत राय को संपर्क किया। लाला लाजपत राय ने इनका बड़ा शानदार वर्णन अपनी पुस्तकों में किया है कि कैसे मैं आर्य समाजी बना। और ये पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, ये भी उस समय लाहौर में थे। ये ईश्वर को नहीं मानते थे, इनके मन में जिज्ञासा थी, साइंस के स्टूडेंट थे। तो ईश्वर कहाँ रहता है, क्या करता है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे। तब लोगों ने इन्हें कहा कि आप स्वामी दयानंद से मिलें। तब स्वामी दयानंद अजमेर में थे। तो ये अजमेर में गए और ये उस समय के साक्षी हैं जब स्वामी दयानंद जी ने अपने प्राणों का त्याग किया। और इस साक्षी ने इनको एकदम से बदल के रख दिया। और उसके बाद जो आज आप डीएवी देखते हैं, उसका जो मूल विचारक है और जो उसका आर्किटेक्ट कहा जा सकता है, आर्किटेक्चर, वो इन्होंने तैयार किया। ये थोड़े समय तक रहे, 26 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो डीएवी के लिए मूवमेंट चलाया 1883 से लेकर के और 1886 तक, वो इनके द्वारा चलाया गया। और उसके बाद तो इन्होंने अपना जीवन पूरा झोंक दिया। हालांकि गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर थे और इंडिया में, नॉर्थ इंडिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो सीधे डायरेक्ट कॉलेज में प्रोफेसर बने। तो ये बड़े इंटेलिजेंट थे। इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री ऑफ वेदास नाम की किताब लिखी, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिकॉग्नाइज की और अपने यहाँ लगाई भी। लेकिन ज़्यादा समय नहीं रहे ये, तो 1890 में ये चले गए। और लेकिन इनकी कंट्रीब्यूशन बड़ी ज़बरदस्त है। तो इन्होंने डीएवी का अगर कहा जाए, 3 लोग हैं, लाला लाजपत राय, महात्मा हंसराज और गुरुदत्त विद्यार्थी। ये इसके डिजाइनर समझो, संस्थापक समझो, कुछ भी आप इन्हें कह सकते हैं।
ये फादर ऑफ भगत सिंह। हाँ, ये भगत सिंह के फादर हैं। भगत सिंह के दादाजी सरदार अर्जुन सिंह जी सिख थे जी। और स्वामी दयानंद ने उन्हें यज्ञोपवीत खुद अपने हाथों से पहनाया था। ओके। और जब सरदार भगत सिंह का नामकरण संस्कार हुआ उस समय उन्होंने उन्हें गोद में उठा करके यही संकल्प किया था कि मैं अपने इस पोते को और देश सेवा के लिए समर्पित करता हूँ। तो ये स्वामी दयानंद के बड़े भगत थे। उसके बाद इनके बेटे सरदार किशन सिंह जो सरदार भगत सिंह के पिता थे वो भी आर्य समाजी थे। और सरदार भगत सिंह का पूरा परिवार सिख होते हुए ये एक उदाहरण है कि सिख होते हुए, कट्टर सिख होते हुए भी वो आर्य समाज के सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। और जो इन्होंने होटल खोला था लाहौर में जा कर के, उसका नाम भी आर्य होटल था, आर्य होटल लाहौर। और उसमें सब क्रांतिकारी मिलते थे और देश की योजनाएं बनाते थे। ये पंडित लेखराम जी हैं, इन्होंने बड़ा काम किया। विशेष रूप से इनका ये था लेखराम जी का कि आर्य समाज के प्रचार प्रसार के लिए लेखनी नहीं रुकनी चाहिए, प्रचार का काम होना चाहिए। इन्होंने अपना जीवन वार दिया, आर्य समाज के लिए बलिदान दे दिया। मुसलमानों को हिंदू धर्म में दीक्षित करने के लिए इन्होंने बड़ा काम किया और अपना बलिदान दिया। ये वो लोग हैं जो स्वामी दयानंद के समय में थे। ऐसे ही श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये भी स्वामी दयानंद जी से प्रभावित थे और क्रांतिकारियों के एक तरह से पिता कह सकते हैं इनको। अब नरेंद्र मोदी जी ने इनकी अस्थियां ला करके गुजरात में इनका स्मारक बनाया है। श्याम जी कृष्ण वर्मा स्वामी दयानंद से प्रभावित होकर विदेशों में भारत को आज़ाद कराने का आंदोलन करते थे और ये विदेशों में उन्हीं की प्रेरणा से वहाँ पर गए थे। ऐसे ही ये लाला राधा राम जी हैं, ये जालंधर में जो आर्य समाज और डीएवी की मुहिम चली जिसमें स्वामी श्रद्धानंद जी ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, उस समय ये महात्मा मुंशी राम थे, वकील थे। तो इन्होंने जालंधर में सबसे पहले जो महिला शिक्षा की बात की इन्होंने की और ये बढ़ चढ़ करके फिर उसमें ये 2 आदमी थे, एक सज्जन और इनके साथ थे। उन्होंने 3 ही लोग थे जालंधर में जिन्होंने आर्य समाज के प्रचार का बीड़ा उठाया और वहाँ पर महिला महाविद्यालय भी स्थापित किया। हालांकि आरंभ में तो बड़ा संघर्ष इन्होंने किया लेकिन ये लगे रहे उसके ऊपर। ये लाला मुरलीधर जी हैं, ये कांग्रेस के फाउंडर भी थे। आर्य समाज में भी बढ़ चढ़ करके इन्होंने हिस्सा लिया, बड़े क्रांतिकारी रहे। हरियाणा में अम्बाला में इनका बड़ा योगदान रहा। तो ये सेठ छज्जू राम जी, सेठ जसवंत राय जी, हाँ सेठ छज्जू राम जी एक ऐसी शख्सियत, इन्हें सेठ लिखते हैं, थे वैसे जाट जी, लेकिन उस समय के तमाम आर्य समाजियों का और तमाम क्रांतिकारियों के संरक्षक आप इनको कह सकते हैं। इनकी कोठियाँ थी, बिजनेस थे कलकत्ता में, इन्होंने उसके द्वार खोल रखे थे सबके लिए। सरदार भगत सिंह कई बार इनके पास रहे वहाँ और बहुत सारे रहे। और हरियाणा के एजुकेशन में मैं समझता हूँ जाट संस्थाओं के निर्माण में इनका बड़ा योगदान रहा है। हाँ, तो बड़ा महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया। तो इस तरह के लोग जो उस समय स्वामी दयानंद से प्रभावित हुए और इन्होंने गजब का काम किया, ख़ास तौर पर नारी शिक्षा के लिए दयानंद से प्रभावित रहा। इन्होंने कहा कि आर्य समाज मेरी माँ है और मेरे सारे विचार स्वामी दयानंद से आए हैं। तो जो एक तरह से एक ऐसा पारस थे जो एक बार इनके संपर्क में आ गया, बस वो तो गया देश के लिए, समझो उसके मन में तो ऐसा जज्बा। उसके बाद भगत सिंह जी ने, सुखदेव राजगुरु ने वो बीड़ा उठाया था। हाँ, और जो सबसे पहले शहीद हुए जी, ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे। ये एक ऐसे नौजवान थे जी, जिन्होंने देश के लिए पहला फांसी ली। और ऐसे नौजवान थे, इनका एक दोस्त था अशफाक उल्ला खां, जी,
मुसलमान होते हुए जी। इन दोनों को फांसी हुई। अशफाक उल्लाह खां इनके साथ जेल में भी रहा और ये कवि भी थे, इन्होंने बड़े वो लिखा भी है। और मतलब पहला आदमी जो हिंदू मुस्लिम की जो लोग बात करते हैं उनके ऊपर बड़ा दबाव भी पड़ा कि मुसलमान होने के पर भी तू क्यों इनके साथ लगा हुआ। ये कट्टर आर्य समाजी, वो मुसलमान, लेकिन देश के लिए दोनों एक थे, एक जान थे, दोनों ने देश के लिए बलिदान दिया। ये एक सबसे पहला उदाहरण इस प्रकार का हिंदुस्तान में दिखाई देता है। ये कुछ जो क्रांतिकारी हुए उनके चित्र हैं तो उस समय का। ये सरदार भगत सिंह के माता पिता, माता विद्यावती जी और सरदार किशन सिंह जी संधू जी, उनके चित्र हैं। ये चंद्रशेखर आज़ाद का, उनकी परिवार का चित्र है। ये भाई परमानंद जी बड़े प्रसिद्ध, ये डीएवी कॉलेज लाहौर के में प्रोफेसर भी थे और बड़ा क्रांतिकारी इनका जीवन रहा। इन्हें काला पानी की सज़ा भी हुई और इनको लेकर के डीएवी कॉलेज पर बड़ा खींचतान भी रही कि क्या करें क्या ना करें, इस तरह की बहुत सारी बातें उस समय हुई। लेकिन महात्मा हंसराज जी इनके साथ डटे रहे और जो इन्होंने बीड़ा उठाया था वो आगे उसको बढ़ाते रहे। ये फिर हमारे वो नेता हैं जो आर्य समाज के संपर्क में आए और आज़ाद भारत के बाद इन्होंने आज़ाद भारत में अनेक महत्वपूर्ण पद इन्होंने प्राप्त किए। प्रोफेसर शेर सिंह जी हैं, सेंटर में मिनिस्टर भी रहे रोहतक से अनेक बार, और ये ज्वाइंट पंजाब में डिप्टी सीएम भी रहे। तो गोपीचंद भार्गव जी हैं, ये चीफ मिनिस्टर होते हुए ये लोग आर्य समाज के सत्संग में जाया करते थे। ये हुड्डा साहब के पिताजी हैं, ये इनके दादाजी हैं मातूराम आर्य जी, जिन्होंने स्वामी दयानंद जी से जनेऊ ग्रहण किया था। और जब पंचायत हुई थी लोगों ने इनका विरोध किया तो इन्होंने ये कहा था, हाँ, इन्होंने कहा था कि ये जनेऊ कोई किक्कर पर नहीं टंगा हुआ है कि कोई उतार लेगा इसको, गर्दन उतर जाएगी, जनेऊ नहीं उतरेगा, गर्दन उतारनी पड़ेगी जनेऊ उतारने के लिए। तो आर्य समाज में इनके इस डायलॉग से बड़ी क्रांति आई हरियाणा में। और जाट तो पूरे मैं समझता हूँ हरियाणा के जो बड़ी इनकी योगदान रहा, क्योंकि चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा के एक और इनके भाई थे, हिसार में रहते थे, वो डीएवी के फाउंडर मेंबर थे। तो आर्य समाज और डीएवी को हुड्डा साहब के परिवार का बड़ा योगदान रहा इसके प्रचार प्रसार में। तो पंडित नेकीराम शर्मा जी, लाला श्यामलाल जी, भीमसेन सच्चर जी, ये भी चीफ मिनिस्टर रहे और बड़ा इन्होंने काम किया। तो इस तरह के, इसी तरह से चौधरी चरण सिंह जो आर्य समाज अपना अंतिम समय तक अपने आप को आर्य मानते थे और आर्य समाज गाज़ियाबाद के तो सक्रिय सदस्य रहे। आई के गुजराल जी डीएवी में पढ़े, मनमोहन सिंह जी डीएवी में पढ़े, अटल बिहारी वाजपेयी भी डीएवी में कानपुर के कॉलेज में पढ़े। तो कानपुर में ये डीएवी कॉलेज कानपुर क्रांतिकारियों का गढ़ था। चंद्रशेखर जी उसके हॉस्टल में रहते थे। कई बार ये पहला कॉलेज है भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में, आंदोलन के इतिहास में, जिसको 2 बार अंग्रेज़ों ने घेरा और फायरिंग हुई वहाँ। मतलब क्रांतिकारी हॉस्टल में छुपे होते थे, वहाँ मीटिंगें करते थे और सब कुछ करते थे। तो क्रांतिकारियों का जो गढ़ था वो डीएवी कॉलेज कानपुर एक बड़ा प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है, जहाँ से क्रांति की ज्वाला चलती थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी उसमें पढ़े। और इस अटल बिहारी वाजपेयी की एक और ख़ास बात बताऊं, इनके पिताजी रिटायर हो गए, वो इंस्पेक्टर थे, तो ये कॉलेज में पढ़ते थे। तो इनके पिता ने कहा मैं भी घर बैठा क्या करता हूँ, मैं भी पढ़ लेता हूँ। इनके पिताजी और ये दोनों एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे और लोग देखने आते थे सारे कॉलेज में कि बाप बेटा दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तो इनके पिताजी इनके साथ ही पढ़ते थे और लिखने वाले लिखते हैं। और होगा भी स्वाभाविक कि साइकिल पर दोनों जाया करते थे और दोनों इकट्ठे क्लास में बैठते थे, पढ़ते थे। तो डीएवी कॉलेज कानपुर में
ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। कितनी बड़ी जीके की बात मिली है। इसी तरह ये हमारे जो हैं, जो आर्य समाज से प्रेरित रहे नेता, राजनेता, ये सब, ये केजरीवाल जी तो डीएवी कॉलेज, दयानंद कॉलेज हिसार के स्टूडेंट हैं। अच्छा। हाँ, दिल्ली में क्या देश में धूम मचा रहे हैं। तो ये सारे हैं, हुड्डा साहब हैं, विजय कुमार मल्होत्रा, श्री प्रकाश, नवीन जिंदल जी, ये सब लोग डीएवी के स्टूडेंट रहे। ये हमारे स्कूल के हीरो हैं, युजविंदर चहल, हाँ, जिन्होंने इसी स्कूल से एलकेजी से लेके +2 तक शिक्षा प्राप्त की और आज ये भारत की क्रिकेट टीम के मेंबर हैं। और ये इंडिया के हाँ हाँ, ये शुरू की फ़ोटो है जब ये चेस में चैम्पियन हुआ था। इंडिया में चेस में फर्स्ट आया था, ये जूनियर में उस समय की ये फ़ोटो है। और ये एक अकेला ऐसा खिलाड़ी है जो चेस में और क्रिकेट में चैम्पियन है। मतलब एक ये अब जीके में भी हरियाणा के उसमें आया हुआ था क्वेश्चन कि ऐसे खिलाड़ी का नाम बताओ जो दोनों दो गेम में चैम्पियन हो। हाँ हाँ, तो इंडिया लेवल पर चैम्पियन, ये तो इसकी 9th क्लास की फ़ोटो है। जब ये चेस में 9th में इसने शिफ्ट किया था क्रिकेट में अपने आप को। मेरे ख्याल से बाकी तो हमारे सारे डीएवी की सारा वो आ गया। हाँ, ये अब डीएवी का ही चल पड़ा सारा। ये एक्टर हैं, फिल्म एक्टर हैं। ये हमारी स्कूल की गतिविधियों के फ़ोटो हैं जो यहाँ पर हम समाज सेवा, स्कूल के अलावा जो दूसरे काम हमने, जैसे लड़कियों की शादियाँ करने का काम है, विधवाओं की सहायता का काम है, और इन सारे काम में जो साक्षी रहे उस समय के मुख्यमंत्री, चाहे ओम प्रकाश चौटाला हों, साहब सिंह वर्मा दिल्ली में मिनिस्टर थे, चाहे गवर्नर बाबू परमानंद जी हों, जो साक्षी रहे इन सारे कार्यक्रमों के समय समय पर इस स्कूल में स्कूल की पहले डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल बने और डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल बने। ये महात्मा हंसराज की फ़ोटो ये जवानी की है, ये फिर बाद की है, ये इनके परिवार की है। और ये भी एक फ़ोटो है जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर के साथ ये बैठे हुए हैं, तो उस समय की फ़ोटो। हाँ हाँ, तो उस समय की ये फ़ोटो है। तो ये उनके घर की फ़ोटो है। ये डीएवी कॉलेज लाहौर की वो फ़ोटो हैं। ये फाउंडेशन स्टोन की फ़ोटो है। ये हमने पहले मंगवाई थी, तब इतनी क्लियर नहीं थी, फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने फिर इसे साफ़ सूफ करवा के भेजा। तो ये वहाँ जो सबसे पहले जो दान दिए लोगों ने, अच्छा, ये उसकी लिस्ट है जो लोगों ने दान दिया डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेज के लिए। 60,000 रुपये। ये कौन से सन की बात होगी जी, इतना पैसा दिया? ये 1885, 84, 85 में। आज के हिसाब से तो करोड़ों रुपया होगा। करोड़ों रुपया जी, करोड़ों रुपया। इसमें बड़ी से बड़ी डोनेशन भी हैं, छोटी से छोटी भी हैं। ये सारे चित्र उसी के हैं, उस समय के लाहौर के। हाँ, ये डीएवी कॉलेज के सारे उस समय के चित्र। ये हमारी जो सबसे पहली डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी बनी 1887 में, ये उस समय की फ़ोटो है जब 1905 में डीएवी कॉलेज की नई बिल्डिंग बनाई गई। तो ये राजा साहब थे, इन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। तो ये उस समय की ग्रुप फ़ोटो है। तो उस समय देखो सब लोग पगड़ियाँ बांधते थे और ये सब प्रतिष्ठित लोग हैं जो नीचे बैठे हुए हैं। आज तो कोई नीचे नहीं बैठेगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आज की कैलकुलेशन करें तो करोड़ों रुपए दान में दिए इन्होंने उस समय। हाँ हाँ, तो ये वहाँ पर ये उस समय की थी। एक विशेष बात मैं आपको ये बताऊं कि पंजाब नेशनल बैंक भी उसी समय स्थापित हुआ और ये उन लोगों ने स्थापित किया जिन्होंने डीएवी कॉलेज स्थापित किया था। लाला लाजपत राय, ये उनकी फ़ोटो हैं जो हमारे ये डीएवी के प्रधान भी थे। DAV। हाँ, लाला
लालचंद जी, जस्टिस लालचंद जी, लाला लाजपत राय जी, ये फाउंडर थे पंजाब नेशनल बैंक के। तो और यही जो उनका बोर्ड बना पंजाब नेशनल बैंक का, यही डीएवी कॉलेज कमेटी के सदस्यों में से थे ये लोग। तो 3 बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एक तो ये पंजाब नेशनल बैंक, एक डीएवी कॉलेज और एक ट्रिब्यून। ये स्वामी दयानंद से प्रभावित लोगों के द्वारा, आर्य समाजियों के द्वारा चलाए गए। अगर आप इतिहास में से, उस समय के इतिहास में से ये तीनों चीज़ निकाल दें तो फिर वहाँ रिक्त स्थान ही बचेगा। तो ये उस समय की है। और ये जो पाकिस्तान में हमारी संस्थाएं रही और वो वहाँ से ट्रांसफ़र होके यहाँ पर आई, ये उनके यहाँ फाउंडेशन स्टोन हमने कुछ उनके फ़ोटो लगाए हुए हैं जो अलग अलग स्थानों पर आई। जैसे डीएवी कॉलेज अम्बाला, जैसे ये हाफिजाबाद है जी, ये अब यमुनानगर में आ गया। ऐसे ही डीएवी कॉलेज अम्बाला, डीएवी कॉलेज लाहौर अम्बाला में आ गया। ऐसे ही जो स्कूल था, ये स्कूल जो है वो चंडीगढ़ में आ गया, चंडीगढ़ में है। तो उस समय के कुछ स्कूल ऐसे जो लाहौर में थे या वहाँ पर थे, सियालकोट का है, तो उनके फाउंडेशन स्टोन हैं ये, इस तरह के कुछ इसमें। ये भी प्रमुख संस्थाएं हैं जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र है। ये जो लाहौर से भारत आए हैं, ये लाहौर से आया यहाँ पर डीएवी कॉलेज अम्बाला में। कौन से सन की फ़ोटो होगी सर? ये वाली फ़ोटो जी, ये फ़ोटो तो अभी की है, ये तो मतलब 5-10 साल पहले। हाँ। तो क्या वहाँ पे आज भी ये हिंदी में, संस्कृत में लिखा हुआ होगा या उर्दू में मेंशन? वहाँ तो उर्दू में नहीं, ये फ़ोटो तो अम्बाला कॉलेज की है, अम्बाला की है। डीएवी कॉलेज हाँ, लाहौर से आया ना ये कॉलेज। हाँ। ऐसे ही हिसार में, लाहौर में दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय था, ये भी वहाँ से उठ के अब हिसार में है, ये हिसार में है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं तो जो आर्य समाज से संबंधित। इसके बाद मैं आपको दिखाऊं जिन्होंने हैदराबाद सत्याग्रह में भाग लिया। जो हैदराबाद के निज़ाम के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया गया, तो उस समय पूरा ये था कि हिंदू धर्म संकट में है। मंदिरों में घंटे, घड़ियाल, आरती वगैरह सब बंद कर दिए थे, हिंदुओं के सब अधिकार छीन लिए गए थे। तब हिंदुओं की रक्षा के लिए आर्य समाज खड़ा हुआ। हालांकि हिंदू धर्म में जो फैला हुआ पाखंड था उसका विरोध आर्य समाज करता था, लेकिन जब हिंदू जाति पर संकट आया तो वहाँ आर्य समाज ही सबसे पहले पहुँचा। और हरियाणा से लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग उसमें वहाँ पर पहुँचे। और वहाँ न केवल पहुँचे, कई लोगों ने अपने बलिदान भी दिए। जैसे ये फ़कीर चंद है, ये सेरदा जिला कैथल के निवासी थे, जो वहाँ गंभीर यातनाएं इन्हें दी गई, उसमें ये शहीद हो गए। ऐसे ही ये रोहतक के हैं सुनहरा जी, ये बुटाना रोहतक के थे। तो इस तरह अलग अलग जगहों के, ये भी रोहतक के ही हैं, सांपला के, हाँ, रतिराम जी। तो इन्होंने, इनका क्या कोई पूछे, इनका क्या बिगड़ रहा था, हैदराबाद गए सिर्फ धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने अपनी जान दे दी, बलिदान दे दिया। और वहाँ जाकर के इन्होंने हिंदू धर्म को बचाया। और वहाँ पर ना केवल बचाया, उसको निज़ाम को अपने सारे आदेश वापस लेने पड़े। और उसी के याद में सोलापुर में एक डीएवी कॉलेज स्थापित किया गया, उस हैदराबाद सत्याग्रह की याद में। तो वहाँ एक बहुत बड़ा, हमारा यूनिवर्सिटी से भी बड़ा एक कॉलेज है, डीएवी कॉलेज सोलापुर में। ये आर्य समाज से संबंधित शहीद, ये लाला लाजपत राय की ओरिजिनल फ़ोटो है जी, जो लाठीचार्ज में, हाँ, जो शहीद हुए। और लाला लाजपत राय एक ऐसे शख्स हैं जो
जितने भी आप क्रांतिकारियों की जीवनी पढ़ेंगे, चाहे वो महाराष्ट्र में है, चाहे बंगाल में है, चाहे पंजाब में है, सब ने ये लिखा हुआ मैं लाला लाजपत राय से बहुत प्रभावित रहा। आनंद रिवाड़ी आए तो कहाँ रहे जी। तो बड़ी खोज के बाद हमें पता लगा, क्योंकि ऐसा कोई प्रसिद्ध स्थान वहाँ पर नहीं है। गौशाला तो है, लेकिन फिर हमें ये करते करते पता लगा कि सदर थाने के अंदर ऐसी छतरियाँ हैं। इस छतरी में वो रहे थे उस समय। ऐसा लोगों से पूछताछ करके मैंने ही खुद ये पता निकाला था। अच्छा। तो वहाँ पर ये स्वामी दयानंद का जगह है। हालांकि यहाँ कोई ऐसी विशेष जगह नहीं बनाई गई, उनकी याद में या स्मारक कोई ऐसा नहीं बना। हरियाणा की एक ही ये जगह है? हाँ, एक ही जगह है। हमने कोशिश की थी कि कुछ बने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बन पड़ा। ये आर्य समाज अनारकली है। अनारकली बाज़ार था लाहौर में, वहाँ पर आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ये उसके मेन गेट की फ़ोटो है, आजकल के गेट की फ़ोटो है ये। उस समय से अभी कुछ साल पहले हमने मंगवाई थी ये। तो ये वहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण पंजाब का और पहला आर्य समाज रहा जी। ख़ास तौर पर वहाँ पर जो सारी गतिविधियाँ रही और डीएवी की भी स्थापना इसी के 2 कमरों में हुई। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण आर्य समाज लाहौर में रहा। ये वो गौशाला जो आज भी रिवाड़ी में है, ये उसका चित्र है। ये वैदिक मोहन आश्रम, जहाँ गंगा के किनारे स्वामी दयानंद ने पाखंड खंडनी पताका लहराई थी कुंभ के मेले में जाके। आप अंदाज़ा करें, एक अकेला आदमी और लाखों आदमियों के बीच में कहे जाकर तुम यहाँ जो गंगा स्नान कर रहे हो ये पाखंड है। और जिसको इसमें डाउट है वो मेरे से आके बात करे। मतलब ना कोई पुलिस फोर्स है आपके पास, ना कोई आपके पास ऐसे ब्लैक कैट कमांडो, आप ललकार रहे करोड़ों लोगों को। और जो उनकी एक तरीके से जिस काम आए हैं लोग, उससे रोक रहे उनको कि नहीं करना। तो ये बड़े, इससे ज़्यादा साहस का काम क्या है कि जो लाखों आदमियों से टकरा जाए सिर्फ इसलिए कि भाई तुम अंधविश्वास और पाखंड से बचो। तो ये वो भिनाए की कोठी के दृश्य हैं जहाँ स्वामी दयानंद का अंतिम समय बीता जी, जहाँ इन्होंने प्राण त्याग किया। ये आखिरी समय की फ़ोटो ही है। ये गुरुदत्त विद्यार्थी हैं। हाँ, जो आखिरी समय में बैठे थे। हाँ, गुरुदत्त विद्यार्थी हैं यहाँ पर। तो ये अब आर्य समाज इसको संभाल रहा है, अच्छा वहाँ पर कर रहा है। ये फ़ोटो मैं खुद काशी गया था तो वहाँ से मैंने ली थी। ये वहाँ के लोगों ने बनाया हुआ, काशी में जहाँ स्वामी दयानंद ने शास्त्रार्थ किए उसका स्मारक बनाया हुआ है वहाँ पर। तो इस प्रकार से स्वामी दयानंद से जुड़े हुए वो महत्वपूर्ण स्थान। ये प्रचारक हैं पहली पीढ़ी के, जिन्होंने आर्य समाज की, विद्वान हैं, ये लेखक हैं और प्रचारक रहे। इन्होंने आर्य समाज की विचारधारा को साहित्य के माध्यम से और भाषणों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम किया। तो ये पंडित गंगा प्रसाद जी बड़े उच्च कोटि के विद्वान हैं। इनके बेटे सन्यासी भी बने और वो इंडिया के साइंटिस्ट थे, बड़े फेमस साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट होने के बाद उन्होंने सन्यास लिया। पंडित भगवत दयाल शर्मा? नहीं, ये वो नहीं है जी। ये पंडित भगवत जी आर्य समाज के प्रचारक रहे। इन्होंने बड़ा काम किया उसमें। ये शहीद राजपाल जी हैं। ये ऐसे शख्स हैं जिनको मुसलमानों ने मार दिया था। झगड़ा ये था कि मुसलमानों ने एक किताब लिखी थी जी, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, उस किताब का ये नाम था। अच्छा। इन्होंने बदले में जो किताब प्रकाशित की रंगीला रसूल के नाम से, जो मोहम्मद साहब के लिए थी, उस पर महात्मा गांधी भी बड़े खपा हुए और बड़ा बवेला मचा पूरे हिंदुस्तान में। और परिणाम स्वरूप मुसलमानों ने इनको गोली मार के शहीद कर दिया। लेकिन ये पीछे नहीं हटे। इन्होंने उसका मुंह तोड़ करके ऐसा जवाब दिया। उनके जो मोहम्मद साहब हैं उसकी सारी की सारी जो है इन्होंने निकाल के रख दी। उसमें रंगीला रसूल के नाम से वो पुस्तक बड़ी प्रसिद्ध हुई। कोर्ट केस चले उसके ऊपर जी। मतलब पूरे हिंदुस्तान में। महात्मा गांधी ने भी लिखा उसके ऊपर, हालांकि विरोध में लिखा कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह के जो लोग रहे
ये भी पंडित गणपति शर्मा जी हैं, या आर्य भिक्षु जी हैं, ये सब प्रचारक हैं उच्च कोटि के, जिन्होंने अपने समय में, ये पंडित प्रकाश वीर शास्त्री MP भी बने ये, और इन्होंने बड़ा नरेंद्र जी, ये सब लोग बड़े उच्च कोटि के लोग थे। ये महाशय कृष्ण जी, जो उस समय 2 ही अखबार चलते थे, जो रामचंद्र, हाँ, ये पंडित रामचंद्र देहलवी जी, जो मतलब एक तो वीर अर्जुन, वीर प्रताप और मिलाप, तो ये वीर प्रताप के मालिक थे और बड़ा लिखते थे ज़बरदस्त अंग्रेज़ों के बारे में, अंग्रेज़ों के खिलाफ। ये भी हमारे प्रचारक उपदेशक सब हैं, ऐसे लोग हैं तो जिन्होंने बड़ा काम किया। ये चौधरी पीरू सिंह जी हैं, जिन्होंने गुरुकुल मिटिंडू की स्थापना की। ये भगत फूल सिंह जी हैं, जिन्होंने भैंसवाल मटिंडू, जो ये हरियाणा में, हाँ, ये जो है ये खानपुर गुरुकुल, भगत फूल सिंह जी। हाँ, भगत फूल सिंह जी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हाँ, वही उनके ससुर ही हैं ये। अच्छा जी, हाँ। ओके। तो इस तरह से ये हमारे ये पंडित लखपत राय जी हैं, ये भी DAV कॉलेज के फाउंडर में से एक रहे, ये भी वकील थे। तो इस तरह से बहुत सारे लोग जो जिन्होंने हरियाणा में आर्य समाज को आगे बढ़ाया, ये वो सन्यासी हैं, जैसे स्वामी सर्वानंद जी हैं, स्वामी ओमानंद जी हैं, स्वामी इंद्रवेश जी हैं। तो इन्होंने ये आचार्य बलदेव जी हैं, तो ये वो मैं बता रहा था स्वामी सत्य प्रकाश जी, तो गंगा प्रसाद उपाध्याय जी, जो पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी के बेटे थे, बड़े साइंटिस्ट हुए और इन्होंने फिर संन्यास लिया और आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया। तो हरियाणा के तो स्तंभ, और जो हरियाणा से निकला एक तरह से आर्य समाज, वो इन लोगों के त्याग से और बल से निकला। इस तरीके से भाई देखो, मतलब ये क्या है सर, ये कोई लाहौर की, लाहौर का है जी ये हमारा जो पहला DAV कॉलेज लाहौर में बनाया गया जी, ये उसका साइट प्लान है, जो हमने वहाँ से साइट प्लान ये है, उसका नक्शा ये लाहौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से हमने प्राप्त किया इसको। ये इसका नक्शा है, डिजाइन है ये। तो क्या लाहौर अब वहाँ के महाविद्यालय का नाम DAV कॉलेज ही है क्या, कुछ बदल दिया गया? नहीं, उसका नाम तो बदल दिया अब तो उसका नाम गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज है, लेकिन वो सारे भवन और वो जगह एज इट इज़ है, उसके चित्र भी हैं हमारे पास। ये एक बड़ा रेयर वो है जो प्राप्त किया प्रिंट वहाँ से। ये जो महात्मा हंसराज जी हुए जी, जिन्होंने, आजकल श्री पूनम सूरी जी हैं, जो इस स्कूल से 2002 से जुड़े हुए हैं। वो पहले इस स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, आजकल पूरे DAV के वो प्रेसिडेंट हैं। तो उनकी देख रेख में ये स्कूल बड़ी प्रोग्रेस कर पाया, तरक्की कर पाया। आगे तो मेरे ख्याल से सारे DAV का है, DAV का ही है। हाँ, ये हमारे सारे प्रेसिडेंट हैं और ये स्टैचू उनके बनाए हुए हैं हमने, और इनके जो है ये जीवनियाँ भी साथ में दी हुई हैं। ये हमारे जो डाक टिकट जारी हुए समय समय पर आर्य समाज के नेताओं पर भारत सरकार द्वारा जो डाक टिकट जारी हुए, वो सारे डाक टिकट हैं। यहाँ हस्ताक्षर हैं हमारे सब प्रमुख लोगों के, स्वामी दयानंद सरस्वती के, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के, स्वामी श्रद्धानंद जी के, हंसराज जी के, DAV के जितने भी प्रेसिडेंट हुए अब तक, सबके हस्ताक्षर यहाँ पर हमने सुरक्षित रखे हैं। तो ये हमारा, ये सारे जो हमारे प्रेसिडेंट समय समय पर हुए वो सब। आपकी बारी भी प्रेसिडेंट बनने के लिए सर? ये जो हमारे आर्य समाज से संबंधित प्रसिद्ध भजन हैं, उनकी CD हैं, कैसेट हैं, लेक्चर हैं, वो सारे। सर जो हिस्टोरिकल सिग्नेचर्स हैं उनमें आपका कब आ रहा है सर? मेरा तो इनको कलेक्ट करने का योगदान है। उसमें हम चाह रहे हैं कि आपका भी एक सिग्नेचर का है, हम कहें देखो जी ये जो है हमारे उस समय के दस्तावेज हैं शुरू के,
इसमें आर्य समाज जो स्वामी दयानंद के समय में स्थापित हुई उनकी लिस्टें हैं और रजिस्ट्रियां हैं। जो सबसे पहले अम्बाड़ा में स्कूल बना 1896 में, तो इस तरह से सारे स्कूल बने, कॉलेज बने, ये उस समय की है सारी। ये हमारे जो सत्यार्थ प्रकाश के विभिन्न एडिशन निकले अलग अलग। कई बार सर ये कहते हैं जो यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं सत्यार्थ प्रकाश या किसी भी एक अच्छे समाज सेवक को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन वो पढ़े कैसे समझ में नहीं आता। जब मैंने 2-3 बार ट्राई किया समझ में नहीं आया। इसमें समझने में ज़्यादा आसानी है कि सबसे पहले इसका 14वां समोल्लास आप पढ़ें, 14th आखिरी वाला, क्योंकि जो बाकी के विषय हैं जैसे पहले वाला तो ईश्वर भक्ति पर है, ईश्वर में तो जिसकी रुचि होगी वही पढ़ेगा। तो लेकिन जब आप इसको यहाँ से पढ़ेंगे ना, ये इतने दिमाग में इस तरह की सारी, एक तरह से जैसे वो करते हैं ना किसान लोग, माइंड वॉश नहीं कह सकते उसको, ज़मीन बोने से पहले एक आड़ चलाते हैं ना उसमें, तो उस तरह का कर देता है कि दिमाग में इतने सारे प्रश्न पैदा हो जाते हैं। फिर आप पढ़ेंगे तो उनका सारा समाधान आपको एक एक करके इसमें मिलता चला जाएगा। पहले लास्ट से शुरू। हाँ हाँ, मेरा ऐसा मानना है। बाकी ये वेद हैं हमने रखे हुए, जो हमारे मनुस्मृति है, जो ग्रंथ हैं। मनुस्मृति पर आपके क्या विचार है सर? मनुस्मृति तो एक रूल बुक है एक तरीके से, कि जो समाज कैसे चले, समाज में सरकार कैसी होनी चाहिए, देश कैसा चले, और इस तरह सारा कुछ। वेद भी कोई ऐसा नहीं है। वेद क्या है, एक तरह से आप ये समझो जीवन जीने की शैली। हाँ हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग, ये सारी चीज़ें उसी की हैं जो मैंने बताया ना, ये हैं संस्कृत में। एक तो हजारों साल से कुछ इसमें वो आ गया होगा, छपने में फ़र्क पड़ गया बातों का, एक तो वो बात है। दूसरी बात के एक शब्द के हिंदी और संस्कृत में हजारों मीनिंग है, 50 तो कम से कम ऐसा कोई शब्द नहीं जिसके 50 ना हो। अब ये समझने वाले पर डिपेंड करता है कि वो कैसे समझता है, उनको क्या अर्थ निकालता है उनको। तो यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। इसके लिए सुलझा हुआ विद्वान, धैर्यवान व्यक्ति ही इनको समझ सकता है। तो इतना टाइम, इतना परिश्रम तो योगी लोग ही कर सकते हैं, आम आदमी के तो फिर समझ में नहीं आती बात। तो ये हमने यहाँ अपना संग्रहालय बनाया है स्कूल में छोटा सा, स्वामी दयानंद, आर्य समाज और डीएवी के योगदान को दर्शाने के लिए। ये हमने स्वामी दयानंद की जितनी जीवनियाँ छपी हैं, जो उपलब्ध हैं हिंदी में, अंग्रेजी में, वो सारी, ऐसे ही सत्यार्थ प्रकाश के विभिन्न एडिशन, वो सब हमने यहाँ पर रखे हैं। इसी के साथ हमने जोड़ा है थोड़ा, क्योंकि जींद में है, तो जींद के जो फ्रीडम फाइटर हुए हैं उनको भी हमने जोड़ा है। और एक बात मैं बताऊं कि उस समय के जितने फ्रीडम फाइटर हैं आर्य समाज से सभी प्रभावित रहे हैं, और जींद आर्य समाज का गढ़ रहा है। इनमें ज़्यादातर लोग आर्य समाज से प्रभावित रहे हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। क्योंकि जींद में हम हैं, इसलिए उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करने के लिए हमने अपने संग्रहालय में उनको भी स्थान दिया, ताकि बच्चे उससे प्रेरणा ले सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद। क्या अभी भी और भी आपको लगता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती से जुड़ी हुई चीज़ें अभी और भी आएंगी, फर्दर कुछ ऐसा प्लान हो, ऐसा कुछ? हाँ, ये एक ऐसा है कि हमने इसकी एक योजना अपनी डीएवी कॉलेज प्रबंध समिति को भी दी है। और अब जो टंकारा में जो उनका जन्म स्थान है, वहाँ पर स्वामी दयानंद की स्मृति में जो बड़ा एक वो बनाया जाएगा स्मारक, जिसके लिए गुजरात सरकार ने 15 एकड़ जगह दी है, जो राजकोट और टंकारा के बीच में हाईवे के ऊपर है। तो 15 एकड़ में जो स्मारक बनाया जाएगा, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी और हमारे डीएवी के प्रेसिडेंट श्री पूनम सूरी जी, वो एक खाका तैयार किया है कि भाई किस प्रकार से, उसमें एक बड़े विशाल म्यूजियम की भी कल्पना की गई है।
जिसमें स्वामी दयानंद की सारी जीवनी को, जो आजकल जो ये चला हुआ है मतलब आधुनिक टेक्नोलॉजी से, उसको सजीव करने की कोशिश की जाएगी। तो चीज़ें तो क्योंकि स्वामी दयानंद ने अपने जीवन में जो, क्योंकि उन कामों से जो और काम हुए उनकी, तो जैसे एक व्यक्ति सारे संसार में मैं समझता हूँ ऐसा है स्वामी दयानंद, जिसके नाम पर इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूशन बने हैं जो किसी और के नाम पर नहीं बने, और सारे के सारे लोगों ने बनाए हैं। सरकार ने तो एक आध ही बनाया होगा, या बने बनाए पर सरकार ने नाम रख दिया होगा। आप ज़्यादातर ये देखते हैं ना, महापुरुषों के जो नाम पर योजनाएं सरकार बनाती है। स्वामी दयानंद एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके नाम पर संस्थाएं लोगों ने बनाई है, सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं है। तो ये श्रेय स्वामी दयानंद को तभी मिलता है जब उनके द्वारा कामों से लोग अपने आप को उपकृत महसूस करते हैं कि इतना सारा काम स्वामी जी ने किया, हम भी उन बदले में कुछ करें। तो वो तो असीमित है, उन्होंने कितना काम किया हर क्षेत्र में, चाहे देश की आज़ादी का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे पर्यावरण का हो, यज्ञ हो, गौ का हो, पशुओं का हो, चाहे मनुष्य जाति का हो, मतलब कोई भी तो क्षेत्र स्वामी दयानंद ने ऐसा अछूता नहीं छोड़ा कि इस पर काम ना किया हो। और आने वाले उसके जितने शिष्य थे उन्होंने अपने जीवन खपा दिए सिर्फ स्वामी दयानंद से एक प्रेरणा लेकर के कि हमने ये करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया, और इस सारी चीज़ को मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों तक पहुँचाएंगे और लोगों में जागृति का भाव पैदा होगा कि हम भी वैसे महान बने, वैसा कुछ करें जैसा हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने इस देश के लिए, समाज के लिए किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी, क्योंकि ऐसी वीडियो अभी तक कोई बनी नहीं है। हाँ, अब इस विषय पे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के ऊपर 2-3 वीडियो और आऊँगी। भाई देसी आदमी खातर को नहीं, जो पढ़नी लिखनी है उन खातर यह वीडियो है। लेकिन हाँ, अगर देसी आदमी इस वीडियो ने देखेगा ना तो उसका दिमाग खुलेगा और देखेगा दुनिया में क्या चल रहा है, कौन आदमी कैसा है। तो भाई मैंने तो सच में बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, और ऐसे ऐसे किस्से आपके सामने और भी पेश करूँगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी पे। आपका क्या कहना, आपके पास कोई पर्सनल राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।